दोस्तों अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि माइक्रोमैक्स लेकर आ चुका है दो नए स्मार्टफोन्स। आज की वीडियो में हम उन्हीं दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में बात करेंगे और हम जानेंगे कि अगर आपका एक स्मार्टफोन लेने का प्लान है तो क्या आप इन स्मार्टफोन्स को कंसिडर कर सकते हैं, सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। और साथ ही साथ हम माइक्रोमैक्स पर भी डिस्कशन करेंगे थोड़ा बहुत। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों स्वागत है आपका अल्फा गैजेटेरियन चैनल में। मेरा नाम है विशाख। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पे। दोस्तों सबसे पहले माइक्रोमैक्स ने जो दो स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं वो हैं माइक्रोमैक्स इन 1B और माइक्रोमैक्स इन नोट 1। वैसे र्यूमर फैल रहे थे कि इन 1 और इन 1A इस नाम से स्मार्टफोन आएंगे, पर असली नाम है इन 1B और इन नोट 1। ये दोनों स्मार्टफोन्स जो हैं ये 7 to 15,000 के रेंज के अंदर आते हैं। अभी मैं आपको प्राइस भी बता दूंगा, वैसे आपको हो सकता है पता भी हो। तो जो दोनों स्मार्टफोन है उसमें जो पहला है इन 1B वो आता है MediaTek Helio G35 प्रोसेसर के साथ आएगा, और उसमें होगा एक वही ARM Cortex A53 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो कि 2.3 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड होगा। GPU की बात करें तो पावर VR का G8320 GPU होगा, और साथ ही साथ 6.5 इंचेस का एक HD+ LCD पैनल होगा V नॉच के साथ। और कैमरा की बात करें तो पीछे की तरफ होगा डुअल रियर कैमरा 13+2 मेगापिक्सल का फ्लैश के साथ, और सामने की तरफ 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा होगा। 5000 mAh की बैटरी के साथ ये फ़ोन आएगा 10 वाट के चार्जर के साथ, और रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा। इस फ़ोन के दो वेरिएंट होने वाले हैं, एक 2GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ जिसका प्राइस होगा 6,999 मतलब 7,000 रुपये, और दूसरा वेरिएंट होगा 4GB रैम 64GB स्टोरेज जिसका प्राइस होगा 7,999 मतलब 8,000 रुपये। और उसके अलावा जो दूसरा वाला फ़ोन है वो है माइक्रोमैक्स इन नोट 1। ये आएगा MediaTek Helio G85 प्रोसेसर के साथ। इसमें भी ऑक्टा कोर प्रोसेसर होगा, 2 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड होगा ये प्रोसेसर। मतलब इसका प्रोसेसर आर्किटेक्चर बेटर होगा पहले वाले से, तभी 2 गीगाहर्ट्ज़ पे भी बेटर परफॉर्म करेगा ये। और उसके अलावा इसमें होगा 6.67 इंचेस का एक FHD+ LCD पैनल इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले के साथ। और फ़ोन में उसके अलावा होगा क्वाड रियर कैमरा 48+5+2+2 फ्लैश के साथ। सामने की तरफ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा होगा। 5000 mAh की बैटरी के साथ ये फ़ोन भी आएगा 18 वाट के फास्ट चार्जर के साथ, और ये फ़ोन भी रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। इस फ़ोन में भी दो वेरिएंट होंगे, एक होगा 4GB रैम 64GB स्टोरेज जिसका प्राइस होगा 10,999 मतलब 11,000 रुपये, और दूसरा वेरिएंट होगा 4GB रैम 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस होगा 12,499 मतलब 12,500 रुपये। दोनों के दोनों स्मार्टफोन आएंगे स्टॉक एंड्रॉयड पे, मतलब आपको किसी भी तरह का ब्लोटवेयर और जो अननेसेसरी ऐप्स और जो एड्स होते हैं वो कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल स्टॉक एक्सपीरियंस होने वाला है आपका इस प्राइस रेंज में, ऐसे स्पेसिफिकेशंस और स्टॉक एक्सपीरियंस के साथ। मतलब ये क्रेजी स्पेसिफिकेशंस लग रहा है सच में। तो उम्मीद तो बहुत है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा ये स्मार्टफोन और बहुत पसंद आएगा लोगों को। एक बार सेल शुरू होता है तब पता चलेगा, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है जिस स्पेसिफिकेशंस के साथ ये आ रहा है बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि एकदम मतलब सुपर हिट होने वाले हैं ये फ़ोन्स। बस वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो सब भी माइक्रोमैक्स उनका भी ध्यान रख ले तो पक्का ये फ़ोन मुझे तो लग रहा है सुपर हिट है, और आप कंसिडर कर सकते हैं इन स्मार्टफोन्स को। वैसे जो फाउंडर हैं माइक्रोमैक्स के राहुल शर्मा, उन्होंने भी कहा है कि आप ज़रूर एक बार इस स्मार्टफोन को देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है सही लगता है तभी आप लीजिएगा। तो बिल्कुल आप कंसिडर करिएगा अगर आपका स्मार्टफोन लेने का प्लान है तो दोस्तों ये तो था माइक्रोमैक्स से रिलेटेड जो दो नए स्मार्टफोन्स आने वाले हैं उनसे रिलेटेड स्पेसिफिकेशंस और कुछ पॉइंट। अब चलिए डिस्कशन करते हैं माइक्रोमैक्स कंपनी पे। दोस्तों माइक्रोमैक्स जो कंपनी है वो साल 2000 से ऑपरेट कर रही है। इसके फाउंडर हैं राहुल शर्मा, और ये कंपनी स्मार्टफोन, LED टीवीज़, लैपटॉप्स, साउंड बार्स इन चीज़ों में भी डील करती है। ऑब्वियसली एक इंडियन कंपनी है। दोस्तों बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस एक एनालिसिस करते हैं जिसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस, जो कि है SWOT स्वॉट, फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो जो हाल ही में इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था, ये एक थ्रेट था चाइनीज़ बेस्ड कंपनीज़ के लिए, क्योंकि हो सकता था उनको बॉयकॉट कर दिया जाए या मतलब फ्रीली ऑपरेट ना करने दिया जाए, कुछ हिंड्रेंस आ सकता था उनके रास्ते में। लेकिन जो इंडियन बेस्ड कंपनीज थी उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी था। मतलब सेम सिचुएशन, किसी के लिए थ्रेट किसी के लिए अपॉर्चुनिटी। तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए माइक्रोमैक्स फिर से आ गया है इंडियन मार्केट में, और ये बहुत अच्छा स्टेप है माइक्रोमैक्स की तरफ से। बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, वो स्वॉट एनालिसिस बिल्कुल टाइम से करते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा मूव है माइक्रोमैक्स की तरफ से। और सबसे बड़ी बात है माइक्रोमैक्स आया मार्केट में और इतने बेहतरीन स्पेसिफिकेशंस के साथ माइक्रोमैक्स ने एंट्री ली है, तो उम्मीद तो पूरी है कि आने वाले टाइम में माइक्रोमैक्स ऐसे ही अगर परफॉर्म करता है तो फिर से वही पोजीशन और वही ब्रांड माइक्रोमैक्स बन सकता है जो पहले था। आज से 6, 7, 8, 10 साल पहले जो माइक्रोमैक्स का पोजीशन था वहाँ फिर हो सकता है माइक्रोमैक्स, ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों ये तो था प्रेजेंट सिचुएशन। दोस्तों अगर माइक्रोमैक्स के पास्ट की बात करें तो ईयर 2014 में माइक्रोमैक्स वर्ल्ड्स
10th लार्जेस्ट स्मार्टफोन वेंडर कंपनी बन चुकी थी। मतलब इतनी बड़ी कंपनी हो गई थी माइक्रोमैक्स कि वर्ल्ड के 10th लार्जेस्ट नंबर पे मतलब स्मार्टफोन वेंडर में माइक्रोमैक्स का नाम आ रहा था। मुझे भी याद है, मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और फैमिली, मेरे पास तो नहीं था माइक्रोमैक्स का फ़ोन, पर जहाँ देखो माइक्रोमैक्स का फ़ोन दिखता ही था। बहुत पॉपुलर और बहुत ज़्यादा मार्केट था माइक्रोमैक्स का। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि बीच में माइक्रोमैक्स का विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गया था। मतलब बाकी ब्रांड्स ने टेक ओवर कर लिया था मार्केट को और विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई थी माइक्रोमैक्स की। ऐसा क्या हुआ, इस पर भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। ईयर 2013 में एरिक्सन, जो कि एक स्वीडन बेस्ड कंपनी है, उसने लॉ सूट फाइल किया, मतलब केस किया माइक्रोमैक्स पे कि माइक्रोमैक्स ने 8 पेटेंट्स, एरिक्सन के 8 पेटेंट्स को उसके परमिशन के बिना यूज़ किया है। उसके 8 पेटेंट्स थे इंडिया में जिसको उस एरिक्सन के परमिशन के बिना माइक्रोमैक्स ने यूज़ किया है। तो फिर एज अ रिज़ल्ट माइक्रोमैक्स को रॉयल्टी वगैरह देना पड़ा एरिक्सन को इस बात के लिए। लेकिन माइक्रोमैक्स चला गया इसी कंप्लेंट को लेके CCI में, जो कि है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। मैंने अपने पहले के कुछ वीडियोस में चर्चा की है CCI की, पर फिर से मैं बता देता हूँ। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इस चीज़ का वॉचडॉग है, मतलब वो नज़र रखता है कि मार्केट में कंपटीशन होना चाहिए। कैसा कंपटीशन? फेयर कंपटीशन। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फेयर कंपटीशन चाहता है, वो नो कंपटीशन भी नहीं चाहता, वो अनफेयर कंपटीशन भी नहीं चाहता। अगर मतलब कंपटीशन नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं आएगा, और अगर अनफेयर कंपटीशन होगा तो कोई एक पार्टी अनफेयर एडवांटेज लेने लगेगी। इसलिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया चाहता है कि फेयर कंपटीशन हो। तो माइक्रोमैक्स पहुंच गया CCI मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कि एरिक्सन अपना डोमिनेंट पोजीशन यूज़ कर रहा है ज़्यादा रॉयल्टीज़ और इस तरह के ऑब्लिगेशंस इंपोज करने में, मतलब अपना डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज़ कर रहा है। ये माइक्रोमैक्स का कहना था। खैर ये जो कंप्लेंट था माइक्रोमैक्स का, इसका CCI का इस पे वर्डिक्ट 2016 तक तो नहीं आया था। तो ये एक रीज़न था, मतलब जिसकी वजह से माइक्रोमैक्स को प्रॉब्लम होने लगा। उसके अलावा 2014 में देखा गया OnePlus का जो फ़ोन था OnePlus 1, आपको याद हो तो OnePlus 1 बहुत पॉपुलर फ़ोन था और बहुत अच्छा फ़ोन था। वो बिक नहीं रहा था इंडिया में। क्यों? क्योंकि OnePlus 1 को एंटर करना अलाउ ही नहीं किया गया था, मतलब उसको एंट्री ही नहीं दी गई थी। इसलिए क्योंकि साइनोजन OS, अब ये एक मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप का है, ये अलग एक वीडियो हो जाएगा साइनोजन OS पे। पर ऐसा देखा जा रहा था कि साइनोजन OS जो था वो एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट करके रखा था माइक्रोमैक्स के साथ कि सिर्फ माइक्रोमैक्स का फ़ोन ही उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंडिया में बिकेगा। ये मतलब ऐसा कुछ डील था। इसको इस तरीके से देखा गया कि इस मूव के थ्रू माइक्रोमैक्स एक मोनोपोली बनाना चाह रहा है और बाकी कंपनीज को घुसने नहीं दे रहा है मार्केट में, और खुद का मोनोपोली बनाना चाहता है, मतलब खुद अकेले एक सेलर रहना चाहता है। तो इवेंचुअली OnePlus को भी एंट्री दी गई इंडियन मार्केट में, और ये कहा गया कि साइनोजन OS जो है वो माइक्रोमैक्स और OnePlus के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किए वो दोनों अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो ठीक है, OnePlus भी आ सकता है और फेयर कंपटीशन होगा इंडियन मार्केट में। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो चाइनीज़ बेस्ड कंपनीज़ हैं वो ऑलरेडी एक एडवांटेज के साथ आती हैं। अब इंडिया में क्या है, इंडिया में लेबर कॉस्ट उतना कम नहीं है, चाइना का लेबर कॉस्ट बहुत कम है। ऐसे में लेबर कॉस्ट उतना कम है, उसके बाद हमारे टैक्सेस और जो ड्यूटीज़ वगैरह होता है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो सब ऐड करने के बाद जो बेसिक मतलब मिनिमम कॉस्ट जो बनता है वो कुछ होता ही है, उससे नीचे आप जा ही नहीं सकते। मतलब कोई कंपनी जा ही नहीं सकती, स्मार्टफोन कंपनी उससे नीचे बियर ही नहीं कर सकती। लेकिन चाइना का वैसा नहीं है। चाइना का एक तो लेबर कॉस्ट बहुत कम है, और ऊपर से चाइना की बहुत सारी कंपनीज पहले से हैं मार्केट में, इंडियन मार्केट में। तो ऐसे में वो और मार्केट कैप्चर करने के लिए अगर उनको थोड़ा लॉस भी बियर करना पड़ेगा तो वो फिर भी उसको सर्वाइव कर लेंगे। तो देखा जाए तो जो चाइनीज़ बेस्ड कंपनीज थी उनमें एक अनफेयर एडवांटेज तो था। फेयर कंपटीशन हमें तब देखना चाहिए जब दोनों का बेस सेम हो, मतलब सर्कमस्टेंसेस और जो काम करने का तरीका और जो सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं और जो भी मतलब ऑब्लिगेशंस हैं वो सेम हो, तब फेयर कंपटीशन हमें देखना चाहिए। ये एक रीज़न था। उसके अलावा जो चाइनीज़ बेस्ड कंपनीज जो आई वो अपने हर चीज़ पे बहुत अच्छा काम भी की। जैसे माइक्रोमैक्स का उस समय आफ्टर सेल सर्विस और जो R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह, ये सब माइक्रोमैक्स का उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। चाइनीज़ बेस्ड कंपनीज जो आई वो एक तो प्राइस लाई बहुत कन्वीनियंट, साथ ही साथ वो उनका R&D मतलब रिसर्च वगैरह, साथ ही साथ आफ्टर सेल सर्विस और प्रोडक्ट क्वालिटी, और फिर और भी बहुत सारे जैसे सेल्फी वगैरह जो ट्रेंड आया था वो सब भी नए नए फीचर्स ला के मतलब पूरा पेनिट्रेट कर गई इंडियन मार्केट को चाइनीज़ बेस्ड कंपनीज। और थोड़ा विजिबिलिटी धीरे धीरे कम होने लगा माइक्रोमैक्स का,
ऑनलाइन मार्केट में Xiaomi और वन प्लस आए तो विजिबिलिटी कम होने लगी माइक्रोमैक्स की, और ऑफलाइन में ओप्पो वीवो जब आए तब माइक्रोमैक्स का ऑफलाइन मार्केट भी धीरे धीरे मतलब कम विजिबल होने लगा और कम होने लगा। तो ये कुछ रीजंस थे जिनके वजह से माइक्रोमैक्स को बहुत सफ़र करना पड़ा और मार्केट शेयर भी माइक्रोमैक्स का धीरे धीरे बहुत कम होने लगा। अब बात करते हैं फ्यूचर की कि माइक्रोमैक्स यहाँ से क्या क्या कर सकता है ताकि फिर से वैसा ही बड़ा मार्केट शेयर माइक्रोमैक्स ले पाए। तो सबसे पहले तो माइक्रोमैक्स जो भी इनकम जनरेट करेगा उससे उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मतलब सेंटर्स वगैरह लगाने चाहिए ताकि रिसर्च हो प्रॉपर। उसके बाद प्रोडक्ट को बनाना चाहिए, प्रोडक्ट में मतलब क्वालिटी होना चाहिए, वो तो खैर दिख ही रहा है, जो स्पेक्स पे जो फ़ोन्स लॉन्च किए हैं माइक्रोमैक्स ने वो तो बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। वैसा ही ये चीज़ कंटिन्यू रखनी होगी कि मतलब जिस भी रेंज में जो स्मार्टफोन्स आएंगे, राहुल शर्मा ने कहा है कि हर रेंज को हम टारगेट कर रहे हैं स्मार्टफोन में, मतलब हर रेंज में एक स्मार्टफोन निकालने का सोच रहे हैं। तो क्वालिटी होना चाहिए स्मार्टफोन में पहली बात। उसके बाद रिसर्च करना होगा उनको। आफ्टर सेल सर्विस मतलब एक बार फ़ोन बेच दिया उसके बाद वारंटी और जो प्रॉब्लम्स दैट अ कस्टमर में फेस, वो सारी चीज़ें को केटर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। ये सब अगर माइक्रोमैक्स करता है तो बिल्कुल मतलब हाई चांसेस हैं कि माइक्रोमैक्स फिर से डेवलप कर जाएगा। और एक और चीज़ जो है वो है मार्केटिंग। माइक्रोमैक्स को मार्केटिंग पे भी बहुत ध्यान देना होगा क्योंकि मार्केटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगर आपको ब्रांड एस्टैब्लिश करना है। किसी भी ब्रांड का आप एग्जांपल ले लीजिए, जो ब्रांड बहुत जिसका हाई मार्केट शेयर है, एक बहुत बड़ा रीज़न उसका मार्केटिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑफलाइन में अगर हम देखें तो ओप्पो वीवो का मार्केटिंग इतना स्ट्रांग है ना कि उनका मार्केट शेयर बढ़ गया है। तो मार्केटिंग पे भी बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा माइक्रोमैक्स को, मार्केटिंग भी प्रॉपर करना होगा। मार्केटिंग के लिए क्या किया जा सकता है, जैसे जनरली मार्केटिंग किनसे कराया जाता है, सुपरस्टार्स से मार्केटिंग करा दिया जाता है। पर जो सुपरस्टार्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हर जिस चीज़ का मार्केटिंग वो करते हैं उसको वो पर्सनली भी यूज़ करते हों। लेकिन लोग बस कोई सुपरस्टार, कोई बड़ा एक्टर, कोई बड़ा क्रिकेटर उस चीज़ का प्रमोशन कर दिया, मार्केटिंग कर दिया तो लोग बस खरीदने लगते हैं उस चीज़ को। उसके अलावा जो सही में उस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा और अपना एक्सपीरियंस बताएगा, फॉर एग्जांपल जितने यूट्यूबर्स वगैरह हैं इन लोग से भी प्रमोशन ज़रूर कराना चाहिए ताकि ऑडियंस को समझ में आए कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है इसमें क्वालिटी भी है और स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, ऑडियंस समझे उसके बाद चीज़ को जो भी स्मार्टफोन वगैरह होगा उसको परचेज़ करे। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। मार्केटिंग पे भी बहुत ध्यान देना होगा माइक्रोमैक्स को। मार्केटिंग अगर अच्छे से करती है तो फिर तब तो बहुत ही हाई चांसेस हैं कि माइक्रोमैक्स फिर से बड़ा मार्केट शेयर ले लेगा और अच्छे से डेवलप कर जाएगा। और दोस्तों कस्टमर और कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो प्राइस भी कम होगा क्योंकि बाहर से जब गैजेट्स या स्मार्टफोन्स वगैरह आते हैं तो उन पर ड्यूटीज़ वगैरह बहुत लगाया जाता है, तो वैसे ही उनका प्राइस बढ़ जाता है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और मतलब बनेगा अगर तो प्राइस भी कम होगा, यहाँ के लोगों को काम भी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमी भी मतलब फ्लरिश करेगी। तो ये सारी चीज़ें, और अगर इकोनॉमी और लोगों को एम्प्लॉयमेंट अगर लोगों के पास होगा तो जितने जो इलीगल काम वगैरह हैं उनका भी रेट धीरे धीरे कम होगा क्योंकि जब आदमी बेरोज़गार रहता है तभी ना मतलब उल्टे सीधे काम करता है अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट रहेगा देश में, ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो कि फ़ायदा होगा लोगों को, कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को अगर एक इंडियन कंपनी डेवलप करती है। तो अभी ये कोई भी कंपनी हो सकती है, यहाँ माइक्रोमैक्स की बात हो रही है इसलिए मैं माइक्रोमैक्स बोल रहा हूँ, कोई भी इंडियन कंपनी के लिए ये वैलिड है। तो दोस्तों ये वीडियो था माइक्रोमैक्स से रिलेटेड और माइक्रोमैक्स ने जो स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं उनसे रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और वीडियो को आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।